वेलकम स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन पर। मेरे आज के लेक्चर में मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज हम C++ के साथ करेंगे। तो जो मेरी प्रोग्रामिंग सीरीज चल रही है C++ की, उसी के साथ मैंने साथ में ये पैरेलल उप्स के कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किए हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप उप्स के कॉन्सेप्ट भी हमें जल्दी से एक्सप्लेन कर दें। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ रखा है C++ और वो अपने उप्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो मेरे इन लेक्चर्स को जरूर देखें। तो उप्स के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है हमारे पास में, उसे हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ऑब्जेक्ट के लिए ही प्रोग्राम बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए ही काम किया जाता है, उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ए एंटिटी। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी से कनेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिजाइन किया गया है। रियल वर्ल्ड में आप कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे अगर आप कंप्यूटराइज करना चाहते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग, तो आपके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत सक्सेसफुल टूल है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहा ऑब्जेक्ट इज ए एंटिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है तो उस एंटिटी की क्या होगी, कुछ बिहेवियर होगा, उस एंटिटी का क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगी, कुछ फंक्शनलिटीज होगी। तो ये फंक्शनलिटीज जहां पे डिफाइन की जाती है, ठीक है, वो कहलाती है हमारी क्लास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो सराउंडिंग है ऑब्जेक्ट के और क्लास के। क्लास और ऑब्जेक्ट ये उप्स के पहले कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पिलर्स है उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में इनकैप्सुलेशन। थर्ड आता है हमारे पास में एब्स्ट्रैक्शन। फोर्थ आता है हमारे पास में पॉलीमॉर्फिज्म। और फिफ्थ आता है आपके पास में इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बेसिकली ये जो 5 या 6 कह सकते हो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को मैंने साथ में लिख दिया, ये उप्स के बेसिक पिलर्स है। ठीक है, सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसी के ऊपर टिकी हुई है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर आपने क्लास और ऑब्जेक्ट को नहीं समझा तो ये आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है उसके कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट के लिए डिजाइन की गई है, ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जिसमें काम किया जाता है, उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। कई जगह पर एक वर्ड यूज किया जाता है उप्स। ठीक है, आपने कई किताबों के ऊपर देखा होगा कि C++ यूजिंग उप्स, लेकिन हम यहां पर ये कभी नहीं कहते जावा यूजिंग उप्स। ठीक है ना, जावा के साथ कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा जावा यूजिंग लूप्स। C++ के साथ आपको मिलेगा C++ यूजिंग लूप्स। ऐसा क्यों? क्योंकि C++ जो है वो उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। C++ इज नॉट ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहां मैंने वर्ड यूज किया प्योर। प्योर से क्या मतलब है? प्योर से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो टोटल ही उप्स के कॉन्सेप्ट पर ही चलती हो, उसे अपन कहते हैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन स्टूडेंट्स ने जावा नहीं पढ़ी है या पढ़ रखी है,
आप आगे चल करके जब हम जावा के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि जावा के अंदर क्लास के थ्रू ही प्रोग्राम को रन कराया जाता है। लेकिन सी प्लस प्लस में अगर आपने क्लास नहीं बनाई है, आप एक सिंपल हेलो सी प्लस प्लस का प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, लेकिन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो जावा लैंग्वेज है उसके अंदर अगर आपको ये प्रोग्राम बनाना है तो आपको एक क्लास तो बनानी ही पड़ेगी। इसी तरीके से डॉटनेट है, VB.NET है, C#.NET है, ये भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि UPS के कॉन्सेप्ट पर ही एग्जीक्यूट होती है। तो इसलिए C++ में फर्स्ट टाइम UPS के कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन किया गया था। तो UPS के कॉन्सेप्ट, अब UPS क्या है? कुछ बच्चे UPS और OOP को एक ही चीज समझते हैं, इनमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है। OOP का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड है ये जिसमें ये बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को बताया हुआ है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। लेकिन UPS के जो कॉन्सेप्ट है, UPS के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये हमें बताता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर। यदि मैं कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, कोई भी प्रोग्राम बना रहा हूं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैं सारे UPS के कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो वो जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है वो UPS के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने अपना सिस्टम डिजाइन किया, तो उसे हम कहते हैं OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर। ओके, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन OOP एंड OOPS। और ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होती है और ऑब्जेक्ट की जो एंटिटी होती है, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो एक एंटिटी है उस एंटिटी को डिफाइन किया जाता है क्लास के अंदर। तो क्लास क्या होती है? क्लास के लिए हम कह सकते हैं कि क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ये एक बुक लैंग्वेज है इसकी, ठीक है। लेकिन हम इसको रियल वर्ड से कनेक्ट करते हुए समझते हैं। जैसे आप देखते हो कि कार की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपको कहा कार, तो आपके माइंड में एक इमेज आती है कि कार होगी जिसमें 4 चक्के होंगे, स्टीयरिंग होएगा, गियर बॉक्स होएगा, ठीक है, कवर्ड होगी, ये एक कार की आपकी इमेज आती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि हुंडई की i10 कार, BMW कार, फरारी कार, सब कार ही है लेकिन मॉडल अलग अलग है। तो जो ये अलग अलग मॉडल्स है कार के, ये ऑब्जेक्ट्स है। ये सारे ऑब्जेक्ट कार क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। फरारी कार के अंदर या BMW कार के अंदर जो फंक्शनलिटीज हमें मिल रही है वो हमें हुंडई i10 में नहीं मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसके पास में कितनी प्रॉपर्टीज है कार क्लास की जिसे वो एक्सेस कर सकता है। तो ये क्या होती है? कंट्रोलिंग होती है कि कोई क्लास बनी हुई है और उस क्लास के अंदर 5 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, तो सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने कंट्रोलिंग नहीं दे रखी, किसी को कंट्रोलिंग किसी चीज की दे रखी है, किसी को किसी चीज की दे रखी है। तो ये कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइड द डेटा, हाइड द डेटा। जब आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हो इसका एब्स्ट्रैक्शन का, तो आपके पास ये एब्स्ट्रैक्शन बदल करके आ जाता है एक्सेस मॉडिफायर में। एक्सेस मॉडिफायर ये 3 होते हैं आपके पास, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ पब्लिक को ध्यान में रखना, ठीक। क्लास का जो बेसिक डायग्राम है, ये कोई क्लास का ब्लॉक डायग्राम है। क्लास के अंदर आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है जिसमें आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और एक होता है जिसमें आप फंक्शंस, ठीक है। ये फंक्शंस कौन से फंक्शन होते हैं? ये होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड, इनबिल्ट फंक्शंस नहीं होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे, ठीक है। इन्हें कंबाइंड रूप से क्लास के मेंबर्स कहा जाता है।
ये डेटा मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। मेंबर वेरिएबल्स ये हो गए मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो क्लास के कंबाइंड डेटा मेंबर्स कहलाते हैं ये आपके। और जब भी किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है अगर उसे एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेस देने के लिए एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज किया जाएगा क्लास के अंदर। कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा उसे, एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू, ठीक। जैसे अब क्लास को, अगर ये था ब्लॉक डायग्राम, अब आप मान लीजिए कि ये कोई कार क्लास है और ये कोई कार का मॉडल है, ठीक है। तो ये कार का जो मॉडल होगा ये अपने इन क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा। सिंटेक्स क्या है इसका, क्लास बनाने का, क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, फिर क्लास का नेम आता है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट क्लोज सेमीकोलन। यहां आप अपने मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन, देखो जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों ही अपनी क्लास के अंदर डिक्लेयर करें, ठीक है। हो सकता है कि कोई क्लास ऐसी हो जिसमें सिर्फ मेंबर वेरिएबल हो सकता है कोई क्लास ऐसी हो जिसमें सिर्फ मेंबर फंक्शन ही हो। दोनों में से किसी, या तो दोनों होंगे या दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई क्लास बनाई और उसमें दोनों ही नहीं, तो फिर ऐसी क्लास का कोई मतलब ही नहीं है। और ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट सिंटैक्स क्लास नेम स्पेस देकर के फिर ऑब्जेक्ट का नेम। यहां पर आप ये ध्यान रखना कि जो क्लास का नाम है ये और ये, ठीक है, सेम होना चाहिए। ये दोनों ही आइडेंटिफायर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का नेम भी आपके पास में एक वैलिड आइडेंटिफायर ही होना चाहिए। तो ये बेसिक सिंटैक्स है। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरीके से अपन प्रोग्राम बनाएं क्लास और ऑब्जेक्ट का। टेस्ट नाम की एक क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन की जो बात करी थी हमने, उसमें मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया। यहां पर एक वेरिएबल लिया इंटीजर x और एक फंक्शन बनाया void शो सी आउट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू x, एक फंक्शन बनाया void msg और सी आउट कराया हेलो। ये क्लास करी बंद, ठीक है। इसके बाद हमने बनाया void main। void main में जाकर के हमने टेस्ट नाम की क्लास के t1, t2, अगर एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप उन्हें कॉमा सेपरेटेड करके बना सकते हो। अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, टेस्ट t1 सेमीकोलन, टेस्ट t2 सेमीकोलन, 2 लाइन बढ़ेगी। बेस्ट प्रोग्रामिंग क्या कहती है, लाइन ऑफ कोड्स कम से कम होने चाहिए, ठीक है। t1 डॉट x इक्वल्स टू 6, t2 डॉट x इक्वल्स टू 10, t1 डॉट शो t2 डॉट msg get ch, ठीक है। ये हमने एक बेसिक प्रोग्राम बनाया है। इसका कंपाइलर क्या करेगा, अभी मैं आपको ये पॉसिबल हुआ तो मैं ये प्रोग्राम आपको सिस्टम पे रन करके भी दिखा दूंगा। void main से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट लाइन पे गया, यहाँ चेक किया इसने। अभी देखो जब कंपाइलर प्रोग्राम को रन करेगा ना, कंपाइल करेगा, तो वो पहले क्लास को चेक नहीं करेगा, वो सीधा क्या करेगा, मेन से एंट्री करेगा। मेन से वो कहां जाएगा,
टेस्ट क्लास यहाँ पे देखा उसने कि भाई T1 और T2 दो ऑब्जेक्ट बने हुए किसके, टेस्ट क्लास के। तो वो यहाँ से ऊपर जाकर के चेक करेगा कि ऐसी कोई क्लास बनी हुई है क्या। अगर आपने यहाँ पर टेस्ट की जगह कुछ और नाम लिख दिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि वो क्लास मिलेगी नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होगा नहीं सक्सेसफुली। यहाँ से ऊपर जाकर इसने देखा हाँ भाई टेस्ट नाम की क्लास बनी हुई है, पूरा सिंटैक्स चेक किया, कहीं कोई एरर नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो जाएगा सक्सेसफुली। ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ, नेक्स्ट लाइन पे गया, t1.x इक्वल्स टू 6 किया हुआ है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t1 के लिए। अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, हम इसको ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। देखो क्लास का ब्लॉक डायग्राम, इसके अंदर हमने दो चीजें ली है, एक लिया है वेरिएबल और दो लिए हैं फंक्शन। एक x हो गया, एक शो फंक्शन हो गया, और एक हो गया हमारे पास msg फंक्शन, ठीक है। और इस क्लास के हमने बनाए दो ऑब्जेक्ट t1 और t2। जब आप एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, क्लास के जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास में ये जो वेरिएबल्स होते हैं, क्लास में जितने भी वेरिएबल्स होंगे ये सब ऑब्जेक्ट के पास चले जाएंगे। x एक एक कॉपी चलेगी, फंक्शन की कोई कॉपी नहीं जाती है। फंक्शन की जो वर्किंग होगी वो यूनिवर्सल होगी, हर ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन वही काम करेगा जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब जब अपन ने ये लाइन लिखी है t1.x इक्वल्स टू 6, तो t1 का जो x है उसकी वैल्यू हो गई 6, t2.x इक्वल्स टू 10 किया तो यहां पर x की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे गए t1.show, तो t1 डॉट शो फंक्शन को कॉल करा रहा है वो अपने, ठीक है। शो फंक्शन के अंदर क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो t1 के x के पास जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, यानी कि 6 प्रिंट करेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट स्क्रीन पे आएगा आपके पास में वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6, वो 10 प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि 10 किसकी वैल्यू है, t2 की वैल्यू है, क्लियर। फिर नेक्स्ट लाइन पे गया t2.msg, तो t2.msg, तो t2 ऑब्जेक्ट ने msg फंक्शन को कॉल करा तो वो क्या प्रिंट करेगा, हेलो। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करता है। क्लास का जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया ना, इसके पीछे रीजन ये भी था कि क्लास को कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। क्लास को मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। आप खुद ही देख लो, अगर आपने ये क्लास बनाई और अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, तो आप इस क्लास के किसी भी मेंबर को अगर यहाँ मेन में एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, क्योंकि क्लास के मेंबर को एक्सेस करने का कॉन्सेप्ट यही है, नींव भी यही है कि ऑब्जेक्ट के बिना क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये जो क्लास बनी, इसका एक बेस ये भी है कि क्लास को कभी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। क्लास को मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होता है कि अननेसेसरी, जैसे सी में अगर अपन प्रोग्राम बनाते हैं तो पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल होता है, तो मेमोरी वेस्टेज होती है उसके अंदर। तो मेमोरी वेस्टेज होने से क्या होगा, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो भी टाइम ज्यादा लेगा। यहाँ पर क्या सिस्टम है कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना, क्लास पर्टिकुलर क्लास को मेमोरी मिली, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, स्कोप खत्म हो गया, स्कोप खत्म होते ही जो ऑब्जेक्ट क्लास को मेमोरी मिली है वो पूरी की पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्लश हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होती हमारे पास, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में अपन देखेंगे कि किस तरीके से किसी क्लास को मेमोरी मिलती है, इसके पीछे क्या रीजन है। ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्लास के अंदर जो एक्सेस मॉडिफायर है। ये तीन होते हैं आपके पास, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, तीन होते हैं ये। और जो ये एक्सेस मॉडिफायर है, ये हमारे ग्रुप्स के एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड द डेटा, और इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कवर द डेटा, ठीक है। कवर कैसे किया डेटा, सारा डेटा क्लास के अंदर बाइंड किया हुआ है। आप देखो क्लास के बाद कर्ली ब्रेस चालू होता है और लास्ट में कर्ली ब्रेस क्लोज होता है,
तो जो भी वेरिएबल्स है, जो भी फंक्शंस है, वो सारे क्लास के अंदर है। तो क्लास का जो डेटा है उसको आपने बाइंड कर रखा है, इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल फॉर्म में सारा डेटा कवर है। ये सिक्योरिटी पर्पज से है, ठीक है। और एक्सेस मॉडिफायर जो है वो कंट्रोलिंग है कि किसे अपने को डेटा देना है, किसे नहीं देना है, ठीक। अगर आपने क्लास के डेटा मेंबर्स को पब्लिक मोड पे रखा है तो पब्लिक का मतलब है कि इन्हें एक्सेस किया जा सकता है आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड क्लास एक्सेस करने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के थ्रू। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आपने क्लास का जो फंक्शन बना रखा है उसे आप सीधा बिना ऑब्जेक्ट के कि भाई पब्लिक है ये तो क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है, नहीं। क्लास का कोई भी मेंबर जो होगा बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस होगा ही नहीं। ये तो आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए बात को, ठीक है। तो वो कब होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस? अगर वो मेंबर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर पे है तो, ठीक है। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट दोनों ही क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे। क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होने का मतलब कि ऑब्जेक्ट इन्हें एक्सेस नहीं कर सकता, तो फिर ये दिए ही क्यों हुई, है ना। प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट जैसे है वो सिंपल क्लियर है वर्ड ये कि क्लास के प्राइवेट है, यानी कि क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को जो है वो क्लास के जो मेंबर्स है दूसरे वो ही यूज कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड जो है वो क्लास के बाहर यूज किया जा सकता है, पर उसके लिए एक ही केस है, वो है इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। ये जो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है, इसको और रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए मैं जो एग्जांपल दिया करता हूं, मान लीजिए कि आपके घर का एक गार्डन, एक मोहल्ले में आपके गार्डन है और एक पब्लिक पार्क डायग्राम है, ठीक है। पब्लिक पार्क एक ऐसा पार्क है जहां पर कोई भी जाकर के बैठ सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके घर के अंदर जो पार्क बना हुआ है, आपने एक छोटा सा गार्डन तैयार कर रखा है, उसके अंदर कोई सड़क चलता नहीं आ सकता है ना। तो उसे कौन एक्सेस कर सकता है? वो आपका प्राइवेट गार्डन है, तो घर में रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो उसे एक्सेस कर सकते हैं, उस गार्डन में बैठ सकते हैं, ठीक है। और एक आपके मोहल्ले का गार्डन है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि भाई इसमें सिर्फ हमारे मोहल्ले वाले लोग ही आ सकते हैं। अब आपका जो फ्रेंड है उसके मोहल्ले में कोई पार्क नहीं है, तो उसने आपको कहा कि यार मुझे आपके पार्क में एंट्री करने की परमिशन दिला दो। तो आपने जो पार्क का इंचार्ज है उससे बात करके अपने फ्रेंड को परमिशन दिलवा दी। तो अब आपका फ्रेंड जो है वो उस पार्क के अंदर वॉक कर रहा है। किसके पावर यूज किया उसने? आपकी, है ना। इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, है ना। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इनहेरिटेंस के केस में प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, मोहल्ले का जो पार्क है वो प्रोटेक्टेड हो गया, आपका खुद का पार्क प्राइवेट हो गया और एक पब्लिक पार्क हो गया। इसी सेम ये इसी को उठा करके आप कहा रख दो क्लास के मेंबर्स के साथ में, ठीक है। बाहर से एक्सेस करने वाला कौन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्टेड जो होंगे वो इनहेरिटेंस के केस में आगे एक्सेस किए जा सकते हैं, और प्राइवेट मेंबर्स जो होंगे वो सिर्फ क्लास के मेंबर ही उनका यूज कर सकते हैं, ठीक। इसका भी अपन प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे अपन ने प्राइवेट मेंबर्स को ही एक्सेस करवाया, क्लियर। तो ये एक चीज थी। तो हमारा क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्लास के साथ में क्या चीजें होती है, देखो एक मैं आपको बता चुका हूं, क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल होता है ना भाई। हम क्लास के अंदर क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं, ये हमें एक साथ अगर हमें सारी पता हो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। मेंबर वेरिएबल होता है क्लास के अंदर, अपना मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है। तीसरा अपन बात करेंगे क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है। चौथा डिस्ट्रक्टर होता है। पांचवा क्लास के अंदर आपके पास स्टैटिक मेंबर होते हैं। सिक्स्थ मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेंबर, और एक होता है आपके पास में फ्रेंड फंक्शन। ये क्लास के साथ अपन यूज करते हैं, ठीक है।
एक जो अगला कंसेप्ट है क्लास के अंदर यूज किया जाता है वो हमारा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा ये। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, 2-3 बार इसको सुने, समझे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके छोड़ दें। मैं जैसे ही समय मिलेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे से अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।